नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं अपना गुरु नीति का 35वां एपिसोड। कुल मिलाकर के फिजिक्स की 45 गुरु नीति आपको देने का हमने वादा किया था और जिसमें 35वीं 35th गुरु नीति आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और मैं किशोर सिंह शेखावत और आज अपन गुरु नीति का 35वां एपिसोड डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर टॉपिक हमने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको हमने कुल मिलाकर के दो भागों में डिवाइड किया क्योंकि ईएमआई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो एक टॉपिक के अंदर सारी की सारी क्वेश्चंस की प्रोफाइल है वो कवर नहीं हो रही थी, तो हमने कुल मिलाकर के ईएमआई की दो गुरु नीति बनाई है। तो 35 नंबर और 36 नंबर ये पूरी तरह से ईएमआई की होगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी वो एसी की होगी, अल्टरनेटिंग करंट की होगी। तो चलिए इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमआई के अंदर जो लेंज का नियम है वो अपने को क्या बताता है? अभी लेंज का नियम ये बताता है कि पहली बात तो ये बोलता है कि जैसे मतलब अगर किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ में चेंज होता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स वो कैसे चेंज हो सकता है? अभी जैसे मतलब कोई भी कॉइल है और इसकी तरफ कोई जैसे मैग्नेट है उसको अपन लेके जाते हैं, तो इस स्थिति में दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स है वो क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। और अगर इसको अपन दूर लेकर के जाते हैं तो इस स्थिति में सेपरेशन इंक्रीज होगा जिससे फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ वो जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। प्रेरित विद्युत वाहक उस दिशा में नहीं होता जिससे वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। तो ये तो गलत बात है भाई, ये तो उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है ना। वास्तव में ये तो क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध तो करता ही, अपोज तो करता ही है। अगला क्या कर रहा है? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात ठीक है भाई, ठीक है ना। मतलब जैसे कॉइल और मैग्नेट इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है? अभी चेंज होता है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। थर्ड कह रहा है कि केवल चुंबक को कुंडली की ओर गतिमान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अभी कुंडली चुंबक की तरफ चल सकती है और चुंबक है वो कुंडली की तरफ चल सकती है, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, कैसे भी हो चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद केवल कुंडली को चुंबक की ओर गतिमान होना चाहिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो अपना इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको अपन मोर करेक्ट बना सकते हैं। कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। यहाँ पे ईएमएफ की बात भी करनी चाहिए, पर ठीक है, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये अपने को कह रहा है कि द फ्लक्स लिंक विद ए सर्किट इज गिवन बाय 5 टू, अपने को 5 दे रखा है यहाँ पे। तो 5 बराबर क्या दे रखा है अपने को? टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7 दे रखा है। द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। तो अपन जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? माइनस का d5 अपॉन dt। अभी अपन ने लेंज लॉ की बात की थी, तो यही अपने पास है लेंज लॉ है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी? इसको माइनस का और इसके बाद में टी क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3t² और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास है 3 और माइनस 7 का कितना बन जाएगा अपने पास है? 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास ई इक्वल टू क्या बन जाएगा? इसको अपन बोल देंगे माइनस का 3t² और इसके बाद माइनस कर देगा अपने पास 3 देगा। तो यहाँ पे इसकी पावर तो 1 हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो दोनों के बीच का ग्राफ कैसा देगा? पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अपन t बराबर 0 फुट करते हैं, ठीक है ना, तो इस स्थिति में जो ई है वो 0 नहीं होता, -3 का। तो यहाँ पर जो पैराबोला है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो पैराबोला नॉट थ्रू द ओरिजिन, परवलय जो मूल बिंदु से नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन परवलय एक ही है, परवलय एक ही है। पैराबोला की समस्या होती है परवलय के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो पैराबोला का ऑप्शन आपको एक ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन आप इजीली टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किशोर सर, अगर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने को बोला जा रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r अपने को दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दे रखे हैं, इसका रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है और ये बोला जा रहा है कि प्लेस्ड इनिशियली परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है। द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ठीक है ना, बाय एन एंगल 2π 0.5 द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज। अब बात सुनना, देखो अपन यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर इस कॉइल को अपन इसके डायमीटर के अबाउट इस प्रकार से घुमाते हैं, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कॉइल होगी और इसको मैं इसके इस डायमीटर के अबाउट अगर इस प्रकार से मैं रोटेट करवाता हूँ, तो इस स्थिति में इसके अंदर क्या होगा? अभी एक तो ईएमएफ जनरेट होगा और एक इसके अंदर क्या होगी? भी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगी, ठीक है ना। और दोनों की नेचर कैसी हो जाएगी? भी ये हो जाएगी आपके पास में एसी हो जाएगी, दोनों की नेचर अल्टरनेटिंग हो जाएगी, ठीक है। और अपन बात करें कि इसको 2π एंगल से घुमा दिया, तो 2π एंगल से अगर अपन घुमा देंगे
तो इस स्थिति में इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो चेंज इन फ्लक्स है, नेट चेंज इन फ्लक्स अपन 0 बोल देंगे, जिससे जो करंट है वो अपने पास है कितना हो जाएगी 0 मिली एम्पियर। तो इसका सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अपन देख सकते हैं कि अगर अपन इसका पूरा एक चक्कर कटवा देंगे, पूरा एक चक्कर अगर अपन कंप्लीट करवा देंगे, तो इस स्थिति में करंट है, इसका ग्राफ इसके अंदर इस प्रकार से यू देखने को मिलता है। ये आपके पास आई हो गया और ये आपके पास टी हो गया। अब यहाँ पे करंट की बात बोल रहे हैं, तो एवरेज करंट है वो कितने हो जाएगी अपने पास में 0। तो सेकंड ऑप्शन इसका अपन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर ये अपने को बोला जा रहा है कि फेराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फेराडे का जो नियम है वो किसके संरक्षण से आधारित है, किसके संरक्षण पर आधारित है? एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपन बोल देंगे एनर्जी कंजर्वेशन। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे फेराडे का लॉ और लेंज का लॉ, ये दोनों होते हैं मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होते हैं, और ये दोनों एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। लेंज लॉ कहता है कि भाई अपन क्या करते हैं कि जैसे फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए, जैसे फ्लक्स अपन चेंज करवा रहे हैं, तो कॉइल क्या करेगी, फ्लक्स चेंज का अपोज करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, इस पे एक फोर्स जनरेट करेगी, और इसके अगेंस्ट अगर अपन किसी भी मैग्नेट को मूव करवाते हैं, तो इसके लिए अपने को कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अपने द्वारा दी गई जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो बात सीधी सी अपन ये सोचते हैं कि कॉइल है, बाहर अपन एक मैग्नेट रख रखा है, इसको अपन इसके पास में लेके जाते हैं। अब अपन ने इस कॉइल के अंदर किसी प्रकार की बैटरी तो जोड़ी नहीं है, फिर भी इसके अंदर करंट कहाँ से आ रही है? तो एक्चुअली ये करंट कहाँ से आ रही है, अपन जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, अपन जो यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम इसके अंदर इसकी पालना होती है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा है सर, देखिएगा। A magnetic field of 2 × 10⁻²2 Tesla acts at right angle to a coil of area 100 cm² with 15 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt when it is removed from the field in time t. यानी इसको पहले अपन ने बी में रखा हुआ है और बी से इसको अपन हटा रहे हैं, बिल्कुल। तो फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ओनली अपने को इसमें पूछा है कि इंड्यूस दे रखा है, तो आपको इसमें टी फाइंड करना है। तो इसको अपन देखें तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और वैल्यू अपन इसकी पुट करें मान लो, तो माइनस का ये कर दिया अपन फाई 2 माइनस का फाई 1 अपॉन ये डेल्टा टी को अपन टी मान लें, टी आपसे पूछा है, ठीक है। अब फाई 2 तो कितना 0 हो गया, ठीक है, उसको अपन ने फिर से बाहर निकाल लिया, ओके। तो ओनली अपने को फाई 1 माइनस माइनस का प्लस हो गया, इसको अपन करते हैं यहाँ पर फाई 1 बाई टी। तो टी हमें फाइंड करना है, तो टी हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा ये फाई 1 अपॉन ई 1 आ गया, फाई 1 अपॉन ई आप बोल सकते हैं। अब इसमें फाई जो है फ्लक्स के बारे में अपन बात करेंगे, तो फ्लक्स हमारे पास अब कुंडली को कैसे रखा है, कुंडली को रखा है चुंबक क्षेत्र के लंबवत, ठीक है। तो जैसे मान लो बी अपन ऐसे रखिए, बी है हमारे पास, तो बी ऐसे अगर है तो कुंडली अपन ने किस तरह से रखी है, इसके लंबवत। कुंडली का मतलब उसका तल बी के 90 पर है। चलो सर एक बार इसके अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर वो वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो फ्लक्स अपन बच्चों जानते हैं ये होता है आपके पास n × b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं n b a cos थीटा। अब यहाँ पर आपके पास एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 ले लेंगे तो n p हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को n कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 50, और अपन जानते हैं कि b मैग्नेटिक फील्ड अपने को कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है। और फिर उसके बाद एरिया अपने को कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 100 × 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में कितना देगा, ये देगा 50 × 2, ये आपके पास 100 हो गया। इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये अपने पास में कितना देगा 10⁻⁻2 आ जाएगा ना सर। तो इसको अपन बोल देंगे 10⁻⁻2। ये आपका यहाँ से 10⁻2 ठीक है अपॉन ई है अपना 0.1 दे रखा है, तो 0.1 ही आ गया इसका आंसर, 0.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। पॉइंट ये अपने पास में कितना देगा 0.1 सेकंड, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अपन ये अपने को बोला जा रहा है कि एक ऐसी जनरेटर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है और एरिया कितना दे रखा है a दे रखा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस अपने पास r है, रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना b। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल इज, देखो अपन जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास n b a cos थीटा, cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा t लिख सकते हैं, और अपन जानते हैं कि e इक्वल टू क्या होता है आपके पास में माइनस का
d5 अपॉन अपने पास में dt देगा। इसको अपन बोल देंगे n b a, और cos ओमेगा t का क्या होता है आपके पास में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और ओमेगा sin ओमेगा t आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए sin ओमेगा t को अपने को 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास में जो e मैक्सिमम है या इसकी जो पीक वैल्यू है ये अपने पास आ जाएगा n ओमेगा a b। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास n a b ओमेगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज अपन बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कॉइल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो कॉइल के रेजिस्टेंस है इस पे डिपेंड नहीं करता। करंट अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो फिर करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर अपन। ये कह रहा है कि इन ए कॉइल ऑफ मेटल वायर, ठीक है, इट्स केप्ट स्टेशनरी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कई बच्चे इसमें ये अंदाजा लगा लेते हैं कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फिर उसके बाद इसके अंदर लोचा हो जाता है। या आपको बोला जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग पॉइंट पे है, वो तो अलग अलग है बट टाइम की रेस्पेक्ट में ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास जो फाई है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास बी होता है, तो बी भी कांस्टेंट हो जाएगा, ए भी आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा। और फाई अगर कांस्टेंट होगा तो इस स्थिति में ई इक्वल टू क्या देगा 0, और इस स्थिति में आई इक्वल टू क्या देगा 0 देगा। तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड। तो इसके अंदर किसी प्रकार की करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। यहाँ पर अगर अपने को बोल देते हैं कि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें यानी समय के सापेक्ष परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तित हो रहा है तो इस स्थिति में फाई भी चेंज होगा, और फाई अगर चेंज होगा तो ई भी इंड्यूस हो जाएगा। ईएमआई का बेसिक कांसेप्ट यही होता है अभी, ठीक है। नीड्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जैसे अभी अपने कुछ दिन पहले अपने पेपर हुआ था माइनर में, ठीक है, और अपने माइनर में पेपर हुआ था, और अभी जैसे कुछ दिनों पहले जैसे अपने अभी डाउट काउंटर अपने खोल रखे बच्चों के लिए, ठीक है, ऑनलाइन, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, अब और अच्छे बच्चे का क्वेश्चन आया था। अब अच्छा बच्चा अगर इस क्वेश्चन को गलत कर रहा है या उसको कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेसिफिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक्चुअली जैसे अपने बात करी कि बी यहाँ पर है कैसा, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसा, ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मान लो अपन थोड़ा सा बच्चों को और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो बी अपन ऐसे मान लें, बी आपका है नॉन यूनिफॉर्म, तो ये क्या पोजीशन पे, यानी जैसे आपने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट ये आपका अलग अलग है, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर अलग अलग है तो इसको अपन ऐसे मान लें कि यहाँ तो इसकी स्ट्रेंथ है b1 और यहाँ इसकी स्ट्रेंथ मान ले कितनी है अपन b2 मान ले, तो यहाँ तो b1 कम है, यहाँ भी सॉरी b1 यहाँ ज्यादा है, b2 यहाँ पे कम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ किसी कोयल को रख दूं ऐसे, ठीक अब कोयल रखी भी है, इसके ऊपर मूव नहीं करवा रहे हैं, अगर मूव करवाते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह इसमें जनरेट हो जाता, पर इसको तो अपन ने फिक्स रखा है, जो भी फ्लक्स इसका है वो टाइम के साथ जितना है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए इसमें आप अपन जो बात कर रहे थे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ कितना 0 होगा और करंट में कितनी 0, नो इंड्यूस्ड करंट और नो ईएमएफ। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग है, अलग अलग है, और वो अलग अलग ही रहेगा, वो अलग अलग ही रहेगा, बट हाँ। वो टाइम के साथ में कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पहले जितना था उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी पहले जितना था उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इस कॉइल को अगर अपन मूव नहीं करवाएंगे तब तक इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा कांसेप्ट हो गया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये तो अपने पास बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अपन जानते हैं कि एन एस अपॉन क्या होता है आपके पास एन पी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपके पास वी एस अपॉन वीपी होता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास में जो वीपी है इससे बड़ा क्या देगा वीएस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि एनपी है, इससे भी एनएस है वो क्या देगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन बोलेंगे एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एनपी से एनएस क्या देगा अधिक हो जाएगा, मतलब इसकी सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो एनएस अपॉन एनपी होता है इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है ना, परिणामित्र अनुपात इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। मतलब ये अपने को रेशियो बताता है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर है वो अप्लाइड जो एसी वोल्टेज है उसको कितने गुना कर देता है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की अगर अपन बात करें तो एनएस अपॉन एनपी, वीएस अपॉन वीपी। करंट की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आईपी अपॉन ये अपने पास आईएस हो जाएगा, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि पी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास वी इनटू आई होता है, पावर तो इसके अंदर कांस्टेंट होती है अगर अपन ट्रांसफार्मर को आइडियल मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो वीएस अपॉन वीपी है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आईपी अपॉन ये अपने पास है आईएस हो जाएगा,
ठीक है सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर का ये अपने पास है कंप्लीट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपके ट्रांसफार्मर के मेडिकल लेवल के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। एक चीज इसके अंदर और आती है सर, यस, कि ट्रांसफार्मर है वो केवल किसके लिए काम करता है? एसी के लिए AC काम के लिए। करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता। नहीं करता। क्योंकि जैसे आप प्राइमरी कोयल है उस पर आप डीसी अप्लाई करोगे तो वो तो टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल ही क्या म्यूचुअल इंडक्शन है, बिल्कुल। वो तो आधार ही आपका ईएमआई का हुआ। तो ये क्या करता है? एसी वोल्टेज को चेंज करता है, Yes. ठीक है ना, नॉट डीसी। अब ये कोई वैसे इसको कोई एम्पलीफायर नहीं है, ठीक, हाँ बिल्कुल, एम्पलीफायर नहीं, इसका मतलब पावर को कोई ये एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। पावर को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। हाँ, P बराबर VI बराबर कांस्टेंट अपन ने दे दिया। बिल्कुल। तो मतलब ये बात सीधी सी है कि ये वोल्टेज अगर हाई होगी, वोल्टेज अगर हाई करेगा तो करंट लो हो जाएगी, लो हो जाएगी, वोल्टेज अगर लो करेगा तो ये करंट क्या हो जाएगी? हाई हो बढ़ जाएगी। जाएगी। वो भी कब? जैसे अगर आपका ट्रांसफार्मर कैसा आइडियल हो, आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा होगा तो वहां पावर आपकी कांस्टेंट, जितनी पावर अपन इनपुट देंगे उतनी आपको आउटपुट मिलने वाली है। सही बस उसमें इतना केस है कि अगर वोल्टेज आप इन स्टेप अप जो हो रहा है, तो स्टेप अप पे वोल्टेज आप अगर बढ़ा रहे हो तो उसमें करंट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, सही कह और दूसरे उल्टा हो जाएगा। पर अब मोस्टली यहाँ या तो पावर आपकी कांस्टेंट है या फिर पावर लॉस होगी, सही बात है, और लॉस होगी तो उसमें एफिशिएंसी पे निकालेंगे वो आपके हमेशा 100% से या 1 से छोटी आएगी। सही बात। अब जैसे आपने कहा कि इस फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चंस मान लो करना चाहें, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, IS अपॉन IP, ओके, जितने भी अपने सारे फॉर्मूले होते हैं उसमें IS अपॉन I, इसको मैं कर दूं यहाँ पे ईटा। जैसे अपन एफिशिएंसी पढ़ते हैं सर, तो एफिशिएंसी हमारे पास ईटा होती क्या? P आउटपुट अपॉन P इनपुट। बिल्कुल, ये तो होता है। इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पर V आउटपुट और आपका I आउटपुट अपॉन V इनपुट, और ये आपका I इनपुट, या V सेकेंडरी I सेकेंडरी अपॉन आपका ये आपकी इनपुट मतलब प्राइमरी Yes. और आउटपुट मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब जैसे अगर इससे अपन करंट निकाल दो, ये मेरे पास है IS अपॉन IP, तो वोल्टेज मेरे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक मैं है, यहाँ से फॉर्मूला उठा रहा हूँ और वो इस तरह से बना रहा हूँ कि ताकि सारे क्वेश्चंस आप आराम से कैच कर जाएं। तो IS अपॉन IP मेरे पास है ईटा इनटू कौन सा? VP बाई VS। बिल्कुल, अब देखो ईटा इनटू VP अपॉन VS, इसको मैं लिखूं NP बाई NS, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स का और वोल्टेज का रिलेशन होता है, ये पावर के लॉस होने पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत खास बात है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ में इसका तो NP अपॉन कितना NS हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कैसे करता हूँ? ईटा इनटू फ्लक्स जो है, फ्लक्स का अपन कहते हैं हमने प्राइमरी पर ही सेकेंडरी को लपेट रखा है, ठीक है। तो फ्लक्स संबंध अपन 100% मान ले, ठीक, तो उस केस में फ्लक्स का फाई P अपॉन कितना है? फाई, इसको S भी कर सकता हूँ, और साथ में रेजिस्टेंस का भी अगर पावर का अपन यूज करें तो उसको भी इसमें वो भी अगर आएगा तो डेफिनेट है उसको भी अपन मैं अगर उसको लेता हूँ तो रेजिस्टेंस भी आपका RS, सॉरी इसी ऑर्डर में आएगा, VP NP 5P, और ये भी आपका RP अपॉन ये RS ही आएगा। और अगर इसको अपन देखें तो इसका रूट हमको रूट लग जाएगा, करना पड़ेगा बस। रूट लग जाएगा। अब देखो अगर आपका ट्रांसफार्मर है आइडियल तो ईटा को बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर वो आपका आइडियल नहीं है तो जो दे रखा है, मान लिखा है कि 90% है उसकी एफिशिएंसी, 0.9 कर दीजिए, ठीक है, लिखा है 60% दे रखी है, 0.6 कर दीजिए। यानी इस पूरे फॉर्मूले से आप अप्रोक्स जितने भी आपके नीट क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन आराम से लपेट सकते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला ये तो आइडियल ट्रांसफार्मर, बिल्कुल आइडियल ट्रांसफार्मर अपन उसको मान के चलते हैं जिसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज है वो भी जीरो है और पावर का जो लॉस है वो भी जीरो है, Yes. ठीक है ना। वो अपन उसके अंदर ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे फ्लक्स का लीकेज है वो भी जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना, और जो पावर है उसका लॉस भी Minimum मिनिमम अपने को प्राप्त हो जाए। तो मोस्टली अपन केसेस के अंदर मतलब आइडियली मान के चलते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन तो आप हाँ, कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ज्यादातर क्वेश्चन आप यहाँ से जाते हैं और नीट में इतना ही पूछता लगभग इतना ही। हाँ। बट फिर भी अगर मान के चलेगा एग्जामिनर उसका मूड अच्छा नहीं है, बिल्कुल। वो अगर किसी हाँ, को गुस्से घुमाना में कैसे चाहे, लड़के आए हो? गुस्से में हो, किसी से लड़के आए हो, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि नॉन आइडियल जो ट्रांसफार्मर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले। तो चलो सर ने आपको बहुत अच्छी बात बता दी, इन चीजों को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये तो अपने पास है क्या भी, लेंस लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फाई क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 टर्न, एंड एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि एक टर्न के लिए जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा, तो एन के लिए कितना हो जाएगा? एन फाई हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि जो फ्लक्स टोटल फ्लक्स है फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? एन इंटू फाई हो जाएगा, ठीक है। यस, और या कैपिटल एन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन जानते हैं इक्वल टू क्या होता है आपके पास? माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ये लेंस लॉ है, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का एन इंटू या आपके पास आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी।
तो माइनस का n इंटू डी फाइव बाई डी टी आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिर ये क्या कर रहा है कि एक मैग्नेट इज ड्रॉप डाउन, ठीक है ना, एन इनफिनिटली लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। ठीक है, मैग्नेट को अपन क्या कर रहे हैं, कॉपर ट्यूब के अंदर अपन ड्रॉप कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है, मैग्नेट मूव्स विद कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली एक्वायर्स अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट इसके अंदर तो मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन। देखो ध्यान से, जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कोई भी कॉपर की ट्यूब हो जाएगी। ओके, और इस कॉपर की ट्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार से कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अपन क्या करवा रहे हैं, ड्रॉप करवा रहे हैं। तो मैग्नेट का ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपके पास साउथ हो जाएगा। नॉर्थ अगर इसके पास में आ रहा है तो इस तरह में यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। बिल्कुल। और ऊपर से देखने पर इसके अंदर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है वो इस प्रकार से फ्लो करेगी, यानी इस प्रकार से इसके अंदर करंट फ्लो करेगी। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा भी, इस प्रकार से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो इस तरह में इस पे नीचे की तरफ, इस मैग्नेट पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है। और ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है ना, और ये जो रिटार्डिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो पहले तो आपके पास में v कितना था, 0 था, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था। जैसे जैसे वेलोसिटी एक्वायर करेगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पहले तो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है, तो इसका एक्स डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा। और फिर उसके बाद में जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स इस मैग्नेट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे नेट फोर्स 0 हो जाएगा वैसे एक्स डायरेक्शन 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है ना, ऐसा ही होता है जैसे मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर अपन किसी भी स्फीयर को अगर अपन ड्रॉप करते हैं तो नीचे की तरफ तो इस पे क्या लगता है, mg फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ बायोट फोर्स भी लगता है, और साथ साथ में विस्कस फोर्स भी लगता है। बिल्कुल, वो विस्कस फोर्स होता है वो भी v पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब वेलोसिटी की एक सर्टेन वैल्यू पे नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो जाता है, और फिर उसके बाद में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। ठीक है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी का ग्राफ भी अपने को पूछा जाए तो ये भी अपन ऐसा बना सकते हैं। ये आपके पास टाइम हो गया, ये वेलोसिटी होगी। पहले जब इसको रिलीज किया तब वेलोसिटी कितनी थी, अपने पास में 0 थी। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती है, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से मैक्सिमम हो जाती है। और इस वेलोसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। चलिए सर, यानी इसमें मैग्नेट पहले तो हो रही है त्वरित एक्सेलरेट हो रही है, और उसके बाद तुरंत जो लगातार घटता घटता 0 होता है, स्पीड उसकी लगातार बढ़ जा रही है, स्पीड उसकी लगातार बढ़ती जा रही है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अपने आप में स्पेसिफिक है, बच्चों को ध्यान से इसको करना चाहिए। बच्चे जैसे वैसे इसको विस्कोसिटी से रिलेट कर लेता है बच्चा तो फिर गलत नहीं होता। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू ए लॉन्ग होलो मेटल सिलेंडर फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज। ठीक है ना, अंतिम त्वरण जो हो गया। अभी अपन ने बताया था कि भाई मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। और जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा तो भाई फाइनली इन दोनों को बराबर होना ही है। यस, तो इस स्थिति में इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और इसका जो एक्स डायरेक्शन है वो भी क्या देगा, 0 देगा। ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन में मेनली फर्क जैसे यहाँ है कि लंबा धातु बेलन, ठीक है, लंबा अगर उसकी लंबाई कम हो, सीमित हो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, लंबाई उसकी अधिक होनी चाहिए और बिल्कुल कंटीन्यूअस होना चाहिए। मान लो अपने पास ये बेलन है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मान लो इसको अपन यहाँ से ब्रेक कर दे, मान लो काट दें उसको ऐसे, तो काटने पर फिर जैसे अपन मैग्नेट को ऊपर से ड्रॉप करेंगे, मान लो अपने कहा ये आपका एस पोल है, ये एन पोल है, इसको अपन फ्री कर देंगे। जैसे इसका एन पोल पास आएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आपकी इंड्यूस होगी, और वो तभी तो हो पाएगी जब इसमें सर्किट उस करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पर पाथ मिलना चाहिए। बिल्कुल, और पाथ तभी मिल पाएगा जब इसकी आपकी कंटिन्यूस होगी। तो बिल्कुल एक सिलेंडर आपका हो, कंटिन्यूस मीडियम का हो, और उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ जो करंट इंड्यूस होती है वो सारी कौन सी, उसको अपन कहते हैं एडी करंट बोलते हैं, भंवर धाराएं बोलते हैं। तो उनको फ्लो करवाने के लिए जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो मान लो इसके ऊपर मेटल बदल दें, यहाँ भी ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। मान लो अपन इसको कॉपर से मान लो बदल दें एल्यूमिनियम, तो उसमें फिर कौन सा किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उतना ही अधिक इसमें करंट फ्लो करेगा, उतना अपोज करेगा, तो जल्दी उसका भी मैक्सिमम ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें लंबाई कम में ऐसा पॉसिबल, मतलब यहाँ पे ईएमआई उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको भी अपन इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि R बराबर क्या होता है अपने पास, रो L बाई A होता है। ठीक है, और I इक्वल टू क्या होता है अपने पास, E बाई R हो जाएगा।
है ना। बिल्कुल तो फिर उसके बाद अगर रो क्या हो जाएगा ज्यादा, तो आर भी ज्यादा हो जाएगा, आर अगर ज्यादा हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये बात है, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें से अगर अपन ने कोई भी एक स्लिट है वो काट करके साइड में निकाल दी तो फिर सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, और सर्किट अगर इनकम्प्लीट हो गया तो फिर उसके बाद करंट तो फ्लो होगी नहीं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये तो कांस्टेंट, यानी इसमें सीमांत वेग प्राप्त फिर नहीं करेगा, फिर तो ये इसका एक्सप्रेशन है वो जी के बराबर ही हो जाएगा। जी के पर कुछ मतलब कुछ करंट इसमें इंड्यूस होती भी है पर वो इतना उसको अपोज करके स्पीड जीरो नहीं कर पाएगी, ठीक है बिल्कुल। चलिए इसके त्वरण को जीरो नहीं कर पाएंगे, नहीं इसमें नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर इसके बारे में क्या कह रहा है। देखो ये अपने पास में ऐसे कह रहा है कि ए मैग्नेट NS is suspended from a spring and while it oscillates the magnet moves in and out of the coil C, ठीक है ना। the coil is connected to a galvanometer G then as the magnet oscillates। तो सर ये वही बात होगी फिर तो, जैसे मतलब ये मैग्नेट है इस स्प्रिंग के अंदर जाएगी, इस कॉइल के अंदर जाएगी और फिर उसके बाद वापस इस प्रकार से अंदर बाहर इसके मोशन करेगी। तो पहली बात है कि EMF तो इसके अंदर इंड्यूस होगा भाई, ये जब पास में आएगी, ठीक है ना, तो इस स्थिति में फ्लक्स वो क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जब ये दूर की तरफ जाएगी तो इस स्थिति में दोनों कंडीशन में अपोज हो रहा है, घटेगा। अब दोनों कंडीशन के अंदर फ्लक्स वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यस। और यदि इसका फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर इस कॉइल के अंदर क्या होगा, EMF जनरेट होगा, और इस EMF की वजह से क्या देगी, करंट आ जाएगी, ठीक है ना, यानी इसके अंदर रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और अंदर बाहर जब होगी तो करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, यानी करंट भी यहाँ पर ऑसिलेट होगी, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। जैसे मान के इसलिए ये साउथ पोल है वो इसके पास की तरफ आ रहा है, तब तो इसका ऊपर वाला जो फेस है वो साउथ पोल जनरेट कर लेगा, और जब साउथ पोल दूर की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा। ये बात अपन जनरली क्लास में बच्चों को बताते हैं। अब एक चीज इसके अंदर है कि भाई यहाँ पे इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी उसका लॉस होगा टाइम के रेस्पेक्ट, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, वो रिटार्डिंग फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस कॉइल की वजह से लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। कॉइल के अंदर जो EMF जनरेट हो रहा है वो इसकी मोशन का अपोज कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, बिल्कुल, और इस कारण से जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं अभी, G shows deflection to the left and right but the amplitude still decreases। तो अपना फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। यानी जैसे आप इसको फ्री करेंगे तो पहले इसका S पोल पास आ रहा है, तो पहले S पोल के पास आने का अपोज करेगा, ठीक है, और दूर जाएगा, दूर जाने का भी अपोज करेगा, तो हर कंडीशन में इसका अपोज ही होता जा रहा है, और अपोज तो हमेशा चीज को घटाता ही है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए और वैसे भी इसमें और भी बातें अपन करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी लगातार इसमें EMW बनेगी, तो EMW तो काइंड ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, और लगातार एनर्जी का लॉस हो जाएगी तो लास्ट में उसको रुकना ही है, फाइनली डैम्पिंग होकर के ये रेस्ट आ जाएगी। ओके सर, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉइल हैविंग एन टर्न्स एंड रेजिस्टेंस कितना देगा, R ओम इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमेटर रेजिस्टेंस 4R। तो यहां से सबसे पहले अपने पास है जो R नेट है, वो R नेट अपने पास है कितना देगा, 4R, तो किसका देगा, कॉइल का, गैल्वेनोमेटर का कितना देगा, R, तो ये अपने पास कितना देगा, 5R देगा। और फिर उसके बाद इसका जो फ्लक्स है वो टी टाइम में W1 से लेकर W2 तक हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा फाई कुछ क्या देगा अपने पास है, φ2 माइनस φ1, तो इसको अपन यहाँ पर बोल देंगे W2 माइनस क्या देगा, W1 देगा। और अपन जानते हैं कि E कुछ क्या होता है, ये अपने पास में माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे इसको अपन, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे माइनस का, इसको अपन बोलेंगे W2 माइनस W1 अपॉन डेल्टा टी कितना देगा आपके पास है टी। और यदि अपने को यहाँ पर I कैलकुलेट करना है तो I कुछ क्या देगा, E बाई आर, तो यहाँ पे इसको अपन क्या कर देंगे, बाई आर कर देंगे, और R कितना देगा आपके पास में यहाँ पे 5R बन जाएगा, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पर अपने पास n है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे अपने पास में सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, माइनस n W2 माइनस W1 अपॉन 5RT, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैं कर दूंगा करेक्ट, ठीक है सर। इसमें थोड़ा सा अपन जैसे गड़बड़ कर रहे हैं, क्या चीज, जैसे ये W1 दे रखा है वेबर के चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं चुंबकीय फ्लक्स है, हाँ इक्वेशन की गड़बड़ है अपनी, अच्छा जैसे लिखा नहीं वेबर, वेबर तो मात्रक अपने, हां वेबर तो मात्रक है भाई, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है, हां ये चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब ये थोड़ा सही कर लेंगे बच्चे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और वैसे देखो इक्वेशन के अंदर अगर आपने वैसे बोले कि W1 वेबर के चुंबकीय क्षेत्र से W2 वेबर के चुंबकीय, तो भी भाव वही निकलता है, ठीक है ना। कई बार लैंग्वेज होती है वो परफेक्ट नहीं होती, बट वहां पे जो भाव होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और नीट है वो एंटी है वो आंसर उसी के अकॉर्डिंग देता है, क्योंकि हर क्वेश्चन है उसके अंदर जो करेक्शन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए
अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर। ये अपने पास में देखो क्या कर रहे हैं अभी, इस डायग्राम में कोई भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो अपन यहाँ पे जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ तो किसकी डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस प्रकार से ये हो गया, और इधर की तरफ क्या देगी भी, इधर की तरफ हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको अपन किधर की तरफ चलाएं ताकि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो। अब बच्चों ईएमएफ तभी जनरेट होता है जब फ्लक्स लाइन की कटिंग होती है, ठीक है सर। हाँ। और फ्लक्स लाइन की कटिंग आप कुछ सपोज करो कि अगर जैसे मान के चलिएगा ये मेरे पास में इस प्रकार से रोड है, इस रोड को मैं इस प्रकार से इधर की तरफ ले जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल। और इधर की तरफ लाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से जो फील्ड लाइन से उनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे फ्लक्स की कटिंग नहीं हो रही है। और यदि इसको मैं इस प्रकार से इधर की तरफ चलाता हूँ, पी की तरफ चलाता हूँ, तो रोड है उसकी लेंथ के अलोंग अगर चलेगी तो इस तरह में फ्लक्स की कटिंग नहीं होगी। तो फ्लक्स की कटिंग केवल तभी हो सकती है जब ये एंड के अलोंग चले, क्योंकि फ्लक्स लाइन में फील्ड लाइन से तो इस प्रकार से आपकी यू बन जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर ये अपने पास इस प्रकार से अपने कोई एक रोड रख रखी है, ये रोड होगी, और इस रोड को अगर अपन ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस प्रकार से फ्लक्स लाइन को काटती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक तो होता है अपने पास बी, एक होता है अपने पास वी, और एक अपने पास क्या होता है एल। बी और वी अगर पैरेलल हो गए, बी और एल एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और इस प्रकार से वी और एल एक दूसरे के पैरेलल हो गए, कोई भी दो चीजें अगर पैरेलल होगी तो इस स्थिति में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना देगा आपके पास, जीरो, क्योंकि फ्लक्स की कटिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए सर अभी आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, देखिए ये कह रहा है ए बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ठीक है। ए बोट है वो पूर्व में जा रहा है इन ए रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ठीक है। देखिए आपने को ऐसा सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू नॉर्थ पर है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब ये बीएच हो गया सर ना, हां बीएच हो गया, तो ये आपका नॉर्थ की तरफ हो गया बीएच हो गया, बीएच का वैल्यू अपने को दे रखा है। द बोट कैरीज ए वर्टिकल एरियल ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है। वर्टिकल उसके पास है कोई एरियल है, ठीक है, यानी जैसे इस तरह से है वो, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द बोट इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर ऑफ एरियल इज। तो आपसे इतना पूछा है कि जो एरियल है उसको अपन मूव करवा रहे हैं, और मूव किस तरफ कर रहे हैं, वो ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ। ये रोड ऐसे अपन एजो मान ले और ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो जैसे भी अपन बात कर रहे थे कि अगर b और इसकी लेंथ और वेलोसिटी अगर इनमें से कोई दो भी वेक्टर आपके पैरेलल हो जाते हैं तो इंड्यूस होगा, कभी इंड्यूस नहीं होगा। बट यहाँ पे तो तीनों परपेंडिकुलर है, पे तो बिल्कुल अच्छा होगा और मैक्सिमम होगा, तो फिर e बराबर bvl अपन लिख देते हैं बस। तो बस अब तो कैलकुलेशन बची, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b अपने पास में कितना देगा, 5 × 10⁻⁵ हो जाएगा, यस। और v कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, यस। लेंथ है 2 मीटर, लेंथ कितने दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये दोनों 3 बन जाएंगे 15, तो 15, यस। इनटू कितना देगा आपके पास है 10⁻³ मतलब 0.15, ठीक है ना, यस यस। तो ये अपने पास हो जाएगा 0.15 मिलीवोल्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर दो सर, इसके अंदर इसका आंसर, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, इनको थोड़ा बच्चे अच्छे से करेंगे ना। अच्छा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन अच्छे होते हैं, पहली बात तो ये आपको माइंड में, नीट के लिए तो आसान ही, जो इजी क्वेश्चन है कंसेप्ट उसी से क्लियर होगा। टफ क्वेश्चन से कभी भी आपका कंसेप्ट वो स्ट्रांग नहीं होता है। बच्चों कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है, ठीक है ना, जैसे मान के चलिएगा आपका आप सर्किट में बैटरी वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, तो आप एक काम करें, उस टॉपिक के 5 आसान क्वेश्चन है वो आप यूएसएस में से या कहीं से भी आप सिलेक्ट करके सोल्व कर लें। 5 इजी क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस वो बूस्ट हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर एक बार आपका बूस्ट अप हो गया, उसके बाद में आप टफ क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारा का सारा खेल होता है वो किसका होता है, गेम होता है पल्स का, ठीक है ना। सारा का सारा गेम होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस अगर अपना अच्छा है, एनर्जी अगर अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, तो इस स्थिति में टफ क्वेश्चन भी अपन कर पाएंगे। और अगर अपन नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो गए तो इस स्थिति में जो आसान क्वेश्चन है वो भी अपना गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद अपन। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं अपन। कंडक्टर रॉड लेंथ L is moving in a transverse magnetic field of strength B with velocity v. The resistance of the rod is R. The current in the rod is. अब यहाँ पे ये बात है कि ये अपने पास इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस प्रकार से मान के चलिएगा कोई भी जो रोड है, ठीक है ना, ये वाली रोड होगी, इस रोड को मैं इस प्रकार से इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ गिराया, ठीक है ना, इधर की तरफ मैंने गिरा दिया, तो इसके अंदर ईएमएफ वो तो E बराबर कितना जनरेट हो जाएगा, BBL जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। बट करंट I है, उसके लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए, I कितना देगा 0। I अपने पास में कब फ्लो हो सकती है, I तब फ्लो होगी जब इसका सर्किट है वो अपन इस प्रकार से क्या कर देते हैं, रोड का कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल।
केवल एक जो रोड है उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास ई तो क्या देगा नॉन जीरो, बट करंट आई बराबर क्या देगी आपके पास में जीरो, क्योंकि यहाँ पर आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो अपना इसी के अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। यस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 4 मीटर मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कंडक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या होता है आपके पास है बी वी एल, ये अपने पास होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे बी कितना दे रखा है अपने को 0.1 दे रखा है, और फिर उसके बाद में वी कितना दे रखा है 10 दे रखा है पर सेकंड, एल कितना दे रखा है अपने को 4 मीटर 4 दे रखा है, और थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। तो 4/2 क्या बन जाएगा आपके पास 2, ठीक है ना, और 2 इंटू ये 1 हो गया, तो ये तो आपके पास 2 वोल्ट आ जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये कह रहा है 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल्स इज। तो यहाँ पर ये एनर्जी होगी, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि एनर्जी ई इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी होती है सर इसके अंदर, ठीक है। जैसे कोई भी कॉइल है इसके अंदर अगर अपन करंट फ्लो करवाएंगे तो इस स्थिति में इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है इस प्रकार से, तो इसके अंदर इस प्रकार से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आई स्क्वायर होता है, सबको फॉर्मूला याद होता है, ठीक है ना। तो हाफ एल की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है इसके अंदर 50 मिली 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और आई कितना दे देगा अपने को 2 दे देगा, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 देगा, तो 4/2 कितना देगा 2 इंटू 100, तो ये कितना देगा अपने पास है 0.1 जूल। ये एनर्जी आ गई, ये मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। सही। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, और कोई भी जो कॉइल होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको अपन बोल देते हैं जैसे यू ई बार है, तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है यू बी बार, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ये अपने पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो यूनिट वॉल्यूम की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये यूनिट वॉल्यूम की मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन निकालिए सर, देखते हैं अपन क्या कर रहा है सर, देखिए The current passing through a choke coil of 5 Henry is decreasing at the rate of 2 ampere per second. The EMF developing across the coil is, तो अपने को only EMF है वो पूछा जा रहा है। तो चोक कॉइल जो चोक कुंडली है उसमें अपन ओनली ई निकालना ना, ई हमारे पास हो जाता है माइनस का एल और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ठीक है, ओके ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपन यही कर दें एक्सटेंड, तो एल इंटू हो जाएगा आपका I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा अब अपन कह रहे हैं कि 5 हेनरी, तो एल आपको दे रखा है 5, चलो साहब माइनस का 5, और फिर 2 एम्पीयर पर सेकंड से घट रही है, घट रही है, तो सबसे भी नहीं, यहाँ तो इसको अपन ऐसे कर लेना डायरेक्टली, माइनस का कितना एल इंटू डी आई बाई dt हो गया, तो आपको तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, ठीक है। घट रहा मतलब ये दे रखा है आपको माइनस का दे तो ये लो सर माइनस एल तो हमारे पास था कितना 5 इंटू ये हो गया आपका माइनस -2 आ जाएगा, तो माइनस हो गया प्लस हो गया, प्लस का 10 वोल्ट। चलिए फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया इसका, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। अब यहाँ पर अपने को प्लस का 10 भी दे देगा, अपने को माइनस का 10 भी दे तो देगा, प्लस ही करना है। अगर मैग्नीट्यूड आपको पूछा जाता है तो इसको अपन E बराबर L di by dt से कर लेते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे अपने को करंट ऐसे बोला जा रहा है कि करंट घट रही है, यस, ठीक है ना, तो अपने को उस हिसाब से फिर करना पड़ेगा। यस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, In what form is the energy stored? अभी अपन बात कर रहे थे stored in an inductor or a coil of inductance L is carrying a steady current. What is the nature of its stored energy? ठीक है। तो कैपेसिटर में अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है, इसमें किस में होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर होती है, कैपेसिटर के अंदर होती है, ठीक है ना। चलिए और हीट तो ये तो हीट का स्टोर नहीं होती, तो ये तो लॉस करती है, ठीक है। भी जहां भी स्टोर होता है वहां कंजर्वेटिव फोर्स होने जरूरी होता है, बिल्कुल, और जहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वहां तो हीट डेवलप होती है, तो वहां तो स्टोर का मतलब ही लॉस कर जाएगी, हां लॉस कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, when the number of turns in a solenoid is doubled without any change in the length of the coil
ठीक है ना, ऑफ द कॉइल मतलब सोलेनॉइड को कॉइल बोल रहा है, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। तो भाई सीधी सी बात ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस तो अपने पास में क्या देगा, इसका सबसे पहले बी निकाल लेते हैं। तो बी बराबर कितना होता है आपके पास म्यू नॉट इनटू एन आई होता है, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या देगा अपने पास एल हो जाएगा। यस, और अपन जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है आपके पास एन बी होता है, तो एन बी ए, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू नॉट एन एन क्या देगा आपके पास एन स्क्वायर आई बाई क्या देगा आपके पास एल इनटू क्या बोलेंगे इसको ए बोलेंगे, और फाई बराबर क्या होता है अपने पास एल आई होता है। आई को अपन आई से कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास एल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला देगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल होता है। तो यहाँ से अपने पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए नंबर ऑफ टर्न्स। कोई चेंज आपको लेंथ में नहीं करना है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको चेंज करना ही नहीं है, मटेरियल है वो भी एज इट इज रहता है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और यदि यहाँ पर आपने एन को 2 टाइम्स कर दिया तो फिर उसके बाद में 4 टाइम्स हो जाएगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर कोई एक क्वांटिटी उसको अपन कांस्टेंट कर देते हैं, दूसरी क्वांटिटी को अपन वेरी करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख करके अपने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको 2 टाइम्स कर दिया, तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर उसके बाद में। ये अपने को बोला जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल induction coils each of inductance L joined in series are placed very close to each other such that the winding direction of one is exactly opposite। यहाँ पे जो opposite word है वो important है to that of the other। What is the net inductance? देखो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि अपने पास L net का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है आपके पास L1 प्लस क्या होता है आपके पास L2 और प्लस माइनस 2m, ये अपने पास होता है 2m होता है। और यहाँ पर अपने पास है जो m होता है वो होता है अपने पास k रूट ऑफ L1 इंटू L2। अब दोनों यहाँ पर आइडेंटिकल इंडक्शन कॉइल्स है, तो L1 L2 को अपन बराबर लिख देंगे, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा 2L और प्लस माइनस इसको अपन क्या बोलेंगे रूट के 2k रूट ऑफ L1 L2। यहाँ पे इसको मैं L लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा L ही लिख दूंगा, तो 2 क्या बन जाएगा सर k, यस ये अपने पास L बन जाएगा। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखी, अब कितना पास में रखी हुई है, पर आइडियली तो 100% फ्लक्स है वो एसोसिएट हो नहीं सकता, k की वैल्यू आइडियली 1 नहीं हो सकती, बट यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि बिल्कुल पास में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लेस्ड वेरी क्लोज, तो यहाँ पे k की वैल्यू अपन 1 लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपलिंग अपन कंसीडर करेंगे, तो k 1 हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 2L, इसके बाद प्लस माइनस ये अपने पास 12 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे माइनस का साइन लेंगे, दोनों की वाइंडिंग डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, हाँ दोनों की जो वाइंडिंग एक दूसरे के अपोजिट करेगी तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो 12 माइनस 12 क्या बन जाएगा अपने पास में 0 बन जाएगा, इसका ऑप्शन क्या देगा 0 आता है, ठीक है ना। मतलब एक के अंदर करंट, दोनों के अंदर मान के चलिए करंट घट रही है, दोनों के अंदर करंट घट रही है, तो एक है वो तो इंड्यूस ईएमएफ है वो इधर की तरफ इंड्यूस करेगी और एक ईएमएफ इस प्रकार से इधर की तरफ इंड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो दोनों का जो ईएमएफ है वो क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, A coil and a bulb are connected in series with a DC source. A soft iron core is then inserted in the coil. Then, तो ये क्वेश्चन अपन से कह रहा है सर कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कोयल है, सॉरी एक कोयल मान लीजिएगा, और इस कोयल को हमने जोड़ रखा है किससे, एक डीसी सोर्स से जोड़ रखा है, यानी बैटरी या कोई सेल है उसे अपन जोड़ रखे हैं, और इसके साथ एक अपन ने कोई बल्ब जोड़ रखा है, क्या बल्ब जोड़ रखा है, बल्ब, इसको बल्ब लगा देते हैं, मैंने बल्ब लगा दिया साथ। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर इस कोयल में अपन कोई सॉफ्ट आयरन की कोर है उसको करें इंसर्ट करें, तो उसका इस पे इंटेंसिटी पे क्या फर्क होने वाला है वो अपन जानेंगे। तो यहाँ बच्चों को एक ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ यहाँ पे करंट है वो कौन है, डीसी है या एसी है, वो अपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अगर डीसी सोर्स अपन लगा रखे होते तो डीसी वो भी कैसा जोड़ रखा है परमानेंटली, तो ऐसे केस में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आपका कौन सा स्टडी करंट है, यानी जो आई आपका है वो करंट आपका फिक्स है, और वो कैसी करंट है स्टडी करंट है, और स्टडी करंट अगर है तो फिर अगर आप इस कॉइल को इंसर्ट करवाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो ईएमआई नो ईएमएफ इंड्यूस ना अपोज करंट, तो जो इसकी करंट थी आपकी कांस्टेंट वही करंट पहले से थी उतनी बनी रहेगी। जब करंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी आपकी लगातार उतनी बनी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एल अपन लोग पढ़ते हैं ना, एल जो अपना होता है सेल्फ इंडक्टेंस वो एक्चुअली कितना है म्यू नॉट इनटू एम स्क्वायर इनटू बी होता है, बिल्कुल जो इसका परमानेंट फॉर्मूला आपको अगर याद रखना चाहिए तो आपका वैसे फॉर्मूला ही होता है, बिल्कुल होता है। और अगर एम भी याद रखना हो
तो m आपका होता है ओनली म्यू नॉट n1 into n2 into v किसका सेकेंडरी कॉइल का, ठीक है। खत्म कहानी। तो l अब देखो ये तो किसका मान लो कहता हूं फ्री स्पेस से कर दिया मैंने, अब कहता हूं मीडियम का, तो म्यू नॉट into म्यू आर अपन करेंगे। अब म्यू आर हालांकि ठीक है कि इसको इंसर्ट करने से इसका l तो बढ़ेगा, पर करंट इस पे l पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि आपने सोर्स क्या ले रखा है, डीसी ले रखा है, इसलिए डीसी सोर्स होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर आप मान लो इसको जोड़ते एसी और फिर अपन इसमें इंसर्ट करते, तो वहां तो देखो अपन पढ़ते हैं ना एक्सएल, एक्सएल बराबर वो तो आपका ओमेगा इनटू एल होता है, एल की इंक्रीज होने पे उसका एक्सएल बढ़ बढ़ जाता जाएगा। तो करंट घट जाती, फिर जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगी, घट जाएगा। तो मतलब सर आपका ये कहना है कि इसके अंदर सारा का सारा जो खेल है वो किसका, सोर्स का है। सोर्स का डीसी ने लिख दिया तो करंट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तो बल्ब की जो तीव्रता है वो अपरिवर्तित रहती, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब रिमेंस द सेम। और अगर ये एसी होता तो इस स्तर में बल्ब की तीव्रता घट जाती, फिर उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन चला जाता। और यहाँ पे डीसी है तो फर्स्ट ऑप्शन को अपन करेक्ट मान के क्वेश्चन पढ़ते समय इसमें सोर्स की नेचर बच्चे को ध्यान से समझनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन का मतलब बात सीधी सी है कि जो एसी डीसी सर्किट है Yes. उसके अंदर एल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं प्रेरकत्व के साथ, हाँ, तो सारे फॉर्मूले लेकर के बता देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं बताऊं इसको, तो अपन जानते हैं बेसिकली फॉर्मूला फाई इक्वल टू कितना एल आई होता है, एल आई होता है, और सेकंड अपन ले तो हमारे पास ई इक्वल टू होता है माइनस से कितना एल डी आई बाई dt dt होता है। तीसरा बार फॉर्मूला अपन लें तो Energy स्टोर्ड का। एनर्जी कितना आपका हो गया, हाफ एल आई एल इनटू आई स्क्वायर। अब यहीं से अपन देख लें तो एल कितना, तो 5 अपॉन आई वेबर अपॉन वेबर अपॉन एम्पियर हो गया, तो कोई ऑप्शन इसके कोई अंदर ऑप्शन नहीं है। आपको एल निकालना हो तो ई इनटू टी यानी वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, तो वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, ये तो मुझे दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है। ठीक है। आपको इसमें निकालना हो तो ये आपका जो एल है आई स्क्वायर अपॉन अपॉन कर देंगे तो जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर इसमें नहीं, ये भी जूल अपॉन एम्पियर ही दे रखा है इसके अंदर, ठीक थोड़ा है सा ना। कम रह गया, अगर ये स्क्वायर हाँ थोड़ा कम रह गया, थोड़ा अगर कम ये रह होता गया। तो फिर इसको भी अपन सही मानते हैं। बिल्कुल, तो चलो अपना इसके अंदर केवल और केवल ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके। चलिए ये कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ए लॉन्ग सोलिनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर n स्क्वायर इनटू इनटू एल या a लिख दो चाहे b हाँ। लिख दो, ठीक है ना। तो या ये तो होता आपके पास में L नॉट, Lm बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, म्यू नॉट म्यू आर एन n स्क्वायर स्क्वायर इनटू एल कर दीजिए, एल कर दो चाहे v कर दो, हां ठीक है। चलो तो इसको अपन कर देते हैं इस प्रकार से एल कर देते हैं, तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर n स्क्वायर इनटू a इनटू एल। अब क्या कह रहा है देखो, इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो भाई सीधी सी बात है एल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नहीं होगा। इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, तो लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो भी इसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर अपन इंक्रीज कर देंगे तो फिर उसके बाद में क्या हो तो जाएगा, भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट, तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। सेल्फ इंडक्टेंस तो इसकी बनावट पे डिपेंड बनावट करता पे है, करता है। इसके अंदर कौन सा मीडियम अपन ने रखा है, कितनी लेंथ ली, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन ने लिया, कितने नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने लिए। करंट का इस पे कोई लेना देना नहीं होता। और वैसे भी अपन एल की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके अंदर जो आई होता है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, फाई में भी आई आता है, फाई में भी आई नीचे आता भी है, आई आता है, बिल्कुल फाई में भी आई आता है। और इसमें जो फाई बराबर एल आई होता है उसको अपन आई के बराबर करते हैं, तो आई आप से इसमें ये भी था ना अपना मैंने अपन सीरीज बात बता दे बच्चों को कि एल और जो एम दोनों ही चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों ही करंट से बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचने वाली बात ही इसमें अपने को नहीं है। ये मतलब वैसी बात हो गई कि किसी भी रेजिस्टेंस का कोई भी वायर है यस उसका रेजिस्टेंस है वो भी भाई मतलब करंट पे डिपेंड नहीं करता, प्रॉपर्टी तो नहीं फिक्स है वो तो प्रॉपर्टी है, ये तो एक प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर आर 5 and 10 respectively and the mutual inductance of the transformer is 50 25 Henry, ठीक है ना। ये m अपने को दे रखा है। now the number of turns in the primary and secondary of the transformer are made 10 and 5, ठीक है respectively, the mutual inductance of the transformer in Henry will be। तो कैसे करेंगे सर इसको अपन, इसमें जैसे अपन ये कह रहा है कि पहले इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के देते 5 और 5 और 10 थे, तो इसका प्रोडक्ट कितना आपका 50 है, 50 है, फिर इसने कितने 10 और 5 कर दिए, हाँ। तो प्रोडक्ट कितना आपका 50 50 है। तो अभी अपन जैसे ये अपन जैसे ट्रांसफार्मर में जो m तो था, फिर m तो था अपने म्यू नॉट n1 into n2 into वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम सेकेंडरी का होता है। बात वही इसके ऊपर बदलेंगे ना तो भी आपका कितना n1 by l1 और इनटू कौन सा आपका n2 by l2 आएगा। और हम ट्रांसफार्मर तो एक ही कुंडली पे दूसरी को अपन करते हैं वाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ लेंथ अपन सेम लेते हैं
कोई इशू नहीं है। तो N1 into N2 आएगा। तो जो M जो होता है वो आप देखेंगे दोनों जो कुंडलियां हैं उनके फेरों की संख्या गुणा के समानुपाती होता है। तो गुणा तो कांस्टेंट है। और एक बात ये भी होती है, अब जब पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मान लो अपने पास कोई प्राइमरी कॉइल है और उसके पास से अपन सेकेंडरी कॉइल को मान लो फाइंड करते हैं, तो करंट आपने प्राइमरी में फ्लो करा है कि सेकेंडरी पे, इस बात पे एम डिपेंड नहीं करता सर। ठीक है, आपने वो तो अपन क्या सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ऐसे करते हैं कि प्राइमरी में करंट फ्लो करी, सेकेंडरी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अपन सेकेंडरी में करंट फ्लो करके प्राइमरी कैलकुलेट तो ये आंसर आएगा। बिल्कुल, यानी करंट किस में फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की गुणा पे डिपेंड करता है। गुणा आपकी कांस्टेंट है तो एम आपका उतना ही बना रहेगा। तो पहले कितना 25 था ना, अब 25 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन मतलब एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 into N2 होता है, वो अपने पास है क्या सेम है, तो एम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कोई ज्यादा टफ कांसेप्ट नहीं है। ये अपने को कह रहा है कि करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 sin 100 t एम्पीयर इज फास्ट इन फर्स्ट कॉइल which induces a maximum EMF 5 volt in secondary coil। ठीक है, the mutual inductance between the coils is। तो सर क्या करेंगे बताओ इसके अंदर अपन, इससे वापस बात को आगे अपनी आपने E निकालना है। तो आपको M निकालना है, कोई इशू नहीं है। तो M इक्वल टू होता है क्या, माइनस का M, ये आपका di by dt होता है। जैसे मतलब सेल्फ इंडक्टेंस में माइनस का L into di by dt, बिल्कुल, तो ये भी अपने पास है माइनस का M into di by dt हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को कितना देर का, ये अपने को देर का 5 पाई देर का, ठीक है, और m अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना सर। यस, और di by dt यानी इसका अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 10 का 10 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इनटू कितना देगा आपके पास 100 पाई, और इनटू क्या देगा आपके पास है cos 100 पाई इनटू t हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि तब कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कितना देगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल प्रेरित करती है। हाँ, तो EMF इसका वैल्यू 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 कर देंगे मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पाई से अपन क्या करेंगे, पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास m बराबर कितना देगा 5 into 10 to the power minus का 3 हो गया ना, तो ये अपने पास कितना देगा 5 मिली हेनरी। ठीक है ना, ये भी चलो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं। देखिए सर क्वेश्चन को, इन ए चोक कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 6, पहले मैंने कितनी आप 6 एंपियर और इसका टाइम है 0.3 सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 30 वोल्ट। तो डायरेक्टली अपन में कर दो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है अपने को 30, ठीक है, इज इक्वल टू आपको पूछा है m, तो ये l पूछा l इक्वल टू आपका डेल्टा i अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा i मतलब बाद यूनिट कितनी है 6 माइनस का कौन सा इनिशियल 0 अपॉन टाइम दे रखा कितना 0.3 सेकंड। तो ओनली जो बेसिक फॉर्मूला अपन काम लेते हैं वैसे आप कर लेना इसको चाहिए। तो ये हो गया आपका, और केवल इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो कोई इशू है नहीं, ये आपका 6 है, इसको कर दो मैं यहाँ दिस, तो देखो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 into 0.3 अपॉन 6, इसको उड़ाएं तो हो गया हमारे पास 5 into 0.3 कितना हो गया 1.55। तो थर्ड ऑप्शन अपना इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। एक तो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर तो ये फार्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है माइनस का L into di upon dt होता है। यस, ये आपका इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक हो जाएगा, बिल्कुल। और जो निकालना म्यूचुअल इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके अंदर अपन फार्मूला पढ़ते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है माइनस का M into di upon dt। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो इस वाले फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो इस फार्मूले से सॉल्व हो रहा था। ठीक है, तो चलिए सर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है। ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सीधा आंसर इसका तो ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन अपन टिक कर देते हैं। भाई इसके अंदर सीधी सी बात है कि जो प्राइमरी कॉइल है इस पर अपन क्या करते हैं एसी वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद में मतलब इस प्रकार से होता है, जैसे मान के चलिए ये अपने पास का ट्रांसफार्मर हो गया, और ट्रांसफार्मर की ये इस प्रकार से जो क्रोड जिसको अपन बोलते हैं वो हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये अपने पास इस प्रकार से प्राइमरी कॉइल होगी, और फिर उसके बाद ये अपने पास इस प्रकार से सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। अब यदि अपन क्या करते हैं इसके अंदर इस प्रकार से करंट फ्लो करते हैं एसी करंट, तो फिर उसके बाद इससे क्या होता है इस प्रकार से जो फ्लक्स होता है वो इससे इस प्रकार से एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यदि अपन इस करंट को चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद में इसका ईएमएफ चेंज होगा और इसके अंदर ईएमएफ आएगा, और फिर उसके बाद इससे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका सीधा आंसर अपन टिक कर देंगे फर्स्ट आंसर। इसमें जैसे 3 किस्म बनते हैं सर, जैसे जीएमटी, हां मतलब जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर, हां ये जीएमटी जनरेटर और मोटर और ट्रांसफार्मर, इन तीनों की वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों को
आनी चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, जैसे जनरेटर का है तो ये आपका पीरियोडिक ईएमआई आवर्त ईएमआई पर बेस्ड होता है। बिल्कुल होता है। मोटर जो होती है उसमें क्या अपन क्या करते हैं, उसमें धारा फ्लो करते हैं, करंट धारा फ्लो करते हैं, करने फिर से उसके उसमें बलागुण उत्पन्न होता है, उससे वो घूमना शुरू करती है। ठीक है, तो ये तरह से बलागुण सिद्धांत पे काम करेगी। और ट्रांसफॉर्मर अपना जो हो गया म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। इस पे बस। तो जनरेटर होता है, ये तो क्या करता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो मोटर होती है वो क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को अल्टर करता है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। इन एन एसी जनरेटर व्हेन द प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है अभी, ये इस प्रकार से कह रहा है कि जब प्लेन होता है वो क्या होता है, यानी जो आर्मेचर की कॉइल, जैसे मान लो ये कॉइल आती है, ये कॉइल हो गई, ठीक है। तो इसका जो तल है हाँ। वो बी के 90 पे, तो बी मान लो अपन इस तरह से डी शो कर लें, ठीक है। तो ये अब बी के बारे में ओनली 90 पे लिखा है, हाँ। तो इसको अपन अब इनवर्ड माने अपवर्ड माने अपनी चॉइस पे डिपेंड करता कुछ है। भी कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ जो अब जैसे इस कॉइल का आर्मेचर का जो एरिया है अपन उसको 90 पे अपवर्ड मान लें, बिल्कुल, और बी को अपन नीचे मान ले, तो एंगल आपका हो गया 180 का। 180 मान और लो, इसको डॉट के रूप में ऊपर मान लेते तो तो आपका 0 डिग्री जाता। आएगा, यानी यहाँ पे जो एंगल जो आपका है फाई, वो आपके पास आ वो जाएगा। तो है 0 डिग्री, या अपन उसको ले लें, मान ली पूरी संभावना लें तो 180 तक इसकी पॉसिबल अपन ले सकते हैं। यानी फ्लक्स की बात करें तो फाई हमारे, जैसे इसको तो मैं एंगल ले रहा था सर थीटा, और एंगल अपन लेते तो फाई हमारे पास होता फाई है लिख दो, cos ये आपका थीटा होगा। थीटा लिख दो। आप थीटा अपन लेते हैं मान लो 0, तो ये फ्लक्स प्लस का आ गया, फ्लक्स मैक्सिमम हो और जाएगा, मैक्सिमम हो गया, मतलब ये फ्लक्स मैक्सिमम है, इसका मैग्नीट्यूड तो आपका फ्लक्स का अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया इसमें। हाँ। पर ईएमएफ अपन निकालते हैं ई, तो वो तो आपका एन ओमेगा एन बी ए ओमेगा साइन थीटा थीटा होता है, ठीक है। वो थीटा साइन का अपन यूज करते हैं, साइन 0 या 180 कितना 0 होता है, 0 होता है, इसका मतलब फ्लक्स तो यहाँ पर है अधिकतम, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, न्यूनतम 0 हो जाएगा, और करंट भी न्यूनतम या 0 बिल्कुल। तो फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये कह रहा है कि बोथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ आर मैक्सिमम, नहीं, तो बोथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ आर 0, नो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड ईएमएफ इज 0, तो अपना फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन दोनों से π/2 के फेज डिफरेंस पे होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। π/2 फेज से ये आगे होता है, फॉरवर्ड होता है, तो और ईएमएफ और करंट ये दोनों सेम फेज में, दोनों सेम फेज में, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अपन ये क्या करें। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, तो दो कॉइल्स है, इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में रखते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का किस पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए एक तो अपने पास इस प्रकार से ये कॉइल हो जाएगी, और एक अपने पास इस प्रकार से ये कॉइल हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर अपन करंट फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, इस प्रकार से इससे भी एसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर अपन इसकी करंट को चेंज करेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इसके अंदर क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा E2, यानी यदि अपन I1 को चेंज करते हैं तो E2 है वो क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, द रेट्स एट विच करंट्स आर चेंजिंग इन द टू कॉइल्स। देखो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, दोनों की प्रॉपर्टी पे, तो ये तो करंट पे डिपेंड करने से रहा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन को अपन गलत कर देते हैं। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन को अपन टिक कर देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कम होगी तो फिर उसके बाद दोनों के बीच में फ्लक्स लिंकेज है वो अच्छा होगा, बिल्कुल। और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसके बाद फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी अपन जानते हैं कि m बराबर क्या होता है आपके पास, k इंटू क्या होता है आपके पास, रूट ऑफ L1 इंटू L2, और k को अपन बोलते हैं कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, बिल्कुल। अब दोनों अगर एक दूसरे के पास में होगी, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के पास में होगी, तो इस स्थिति में कपलिंग फैक्टर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुंडली की तार के पदार्थ पर ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या कह रहे हैं सर, देखिएगा। when the current changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 second and EMF of 8 volt is induced in a coil, the coefficient of self inductance of the coil is, तो अपने को तो only L पूछा है, तो induced EMF अपन करते हैं E is equal to होता है आपका minus L, करंट चेंज कर रखा है डेल्टा I, तो डेल्टा I by डेल्टा T, डेल्टा T, ठीक है।
तो यहीं से अपन इसको लिखे माइनस का एल, ये हो गया आपका I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी लिख दो। अब करंट की यहाँ दे रखा है कि 2 एम्पियर से -2, इसका मतलब करंट डायरेक्शन से रिवर्स कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू है नहीं, आपको इसका एल निकालना है। तो एल अपन करंट डायरेक्टिंग कितना E इंटू ये आपका डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई माइनस भी अगर लेते हो तो माइनस प्लस हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा आई वो डेल्टा अपन जी, जी, लिख देंगे। एल हमेशा प्लस का ही होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको दिक्कत नहीं, माइनस का नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये तो अपॉन ये डेल्टा आई लिख दो। तो देखिए तो ये हमारे पास 8 देर का है, 8 वोल्ट, डेल्टा टी अपने को 0.05 देते हैं, 0.05 अपॉन चेंज इन करंट 4 एम्पियर 4 एम्पीयर देर का है। हाँ ये बाद में कितना माइनस का 2 है, फिर कितना 2 है, अपने इस्तेमाल करें भी हाँ। तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 हाँ। ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस तो डेल्टा ये आपका हो गया 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, तो 0.1 आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है ना, तो इसका 0.1 फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करने से। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी इसके अंदर बिल्कुल कर चुके हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अपन ईएमआई पे 80 क्वेश्चंस बच्चों को देने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है उनके अंदर फॉर्मूले वो रिपीट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मूले है भाई ईएमआई के अंदर। मैक्सिमम कितने फॉर्मूले हैं? एक तो अपने पास है जैसे एल का फॉर्मूला हो जाएगा, एक अपने पास एम का फॉर्मूला हो जाएगा, फिर उसके बाद एक ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एल डी बाई डी, और एक आपके पास है क्या होता है ई इक्वल टू क्या होता है माइनस एम डी बाई डी हो जाएगा। फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एम आई हो जाएगा, हम कॉमन से ही है। और फिर उसके बाद यू बराबर क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ई बराबर क्या होता है बीवीएस होता है। लगभग यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 into 10 to the power minus 2 वेबर एंड चेंज इन करंट इज, ये अपने पास है क्या रहेगा 0.01 एम्पियर। तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, बस अभी जो अपन ने बात की थी चेंज की बात कर दी। हां, तो चेंज की फाई इज इक्वल टू अपने होता है एल आई लिख दो या एम आई लिख दो। हां एम आई लिख दो, म्यूचुअल अनंत पर लिखा है तो इसको अपन कर दें फाई इज इक्वल टू एम आई हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन की बात अब धारा को अपन ने बदला तो फ्लक्स बदलेगा, तो डेल्टा फाई हमारे पास ये हो जाएगा एम इनटू डेल्टा आई हो जाएगा। तो हमको दे रखा है इसमें फ्लक्स में चेंज और धारा में चेंज, तो एम इससे अपन निकालेंगे तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई आ तो जाएगा। यहां से अपने पास एम बराबर आ जाएगा अपने पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई आ गया सर। बिल्कुल, तो डेल्टा फाई कितना देगा, -2 कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई ये तो देगा ना 2 into क्या देगा आपके पास 10 to the power -2 अपॉन 10 अपॉन कितना देगा आपके पास 10 to the power -2, तो ये अपने पास 2 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल, तो 2 एंड अपना फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। और ये नीट में पूछा क्वेश्चन है। नीट में पूछा क्वेश्चन है, तो देखो नीट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना, फालतू में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, जो जिनका मतलब पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, दूसरी बार तीसरी बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, उनके चक्कर में घूमते हुए पाए जाते हैं अक्सर। ठीक है ना, टीचर्स के पास में चाहे डाउट काउंटर पे हो, हमारे पास में जैसे व्हाट्सएप फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजर पे कहीं पर भी टेलीग्राम पे बच्चे क्वेश्चंस भेजते हैं, तो वो बच्चे भी रिपीटर बच्चे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं जो नीट में आ ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और किस लेवल की तैयारी करने से आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो अपना समय ज्यादातर उन्हीं क्वेश्चन लगाते रहते हैं और वो वहीं भी काम नहीं आते हैं और एग्जाम में भी काम नहीं आते, कहीं नहीं आते। बिल्कुल तो उनका तो वहाँ लर्निंग प्रोसेस का टाइम भी आपका खराब ही जा रहा है, खराब हो रहा है। तो ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। भी अपने को अगर इजी वाले कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर ज्यादा हार्ड जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सर कल जैसे अपन इसको पहले शूट कर रहे थे तो अपन कल अपनी बात की थी इस पहले वाले मुद्दे में कि बच्चों को जैसे कोई टॉपिक को समझना है तो उसको सबसे पहले 8-10 क्वेश्चन इजी करने ही चाहिए, इजी करने चाहिए, तभी वो उसको कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट अप होगा उसका। बिल्कुल भाई कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो सबसे पहले उस टॉपिक की आप थ्योरी पढ़ो। ये बिल्कुल एकदम आपको रामबाण तरीका बता रहा हूं मैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है जैसे मान के चलिएगा फ्रिक्शन आपका वीक है, फ्रिक्शन वाला यानी घर्षण वाला टॉपिक आपका वीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन की आप थ्योरी पढ़ो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनको एक जगह माइंड के अंदर रखो आप, और फिर उसके बाद में 8-10 आप आसान क्वेश्चन कर लो, तो फिर उसके बाद में फ्रिक्शन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद में ठीक ठाक जो क्वेश्चन उसको भी आप कर दोगे, और नीट लेवल का क्वेश्चन ऐसा ही आता है। फिजिक्स में होता ही है सर, फिजिक्स में अगर किसी बंदे ने खुद से 1-2 क्वेश्चन कर लेना तो दिन भर खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात है, सही बात है। खुद से फिजिक्स जिस बच्चे को आने लग गई, हाँ। फिर वो बच्चा भी खुश रहने लग जाता है कि चलो यार मेरे को फिजिक्स पे आने लगी। हाँ। सबसे बड़ी बीमारी लोगों की फिजिक्स की होती है, और खुश रहना शुरू हो गया ना हाँ। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपकी है उसके बाएं हाथ तक खिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, पर पहले उसका कॉन्फिडेंस फिर से बनना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं।
ये कह रहा है कि क्या कह रहा है सर, देखिएगा। A varying current at the rate of 3 ampere per second in a coil generate an EMF of 8 millivolt in a nearby coil. The mutual inductance of the two coils is, तो ये तो बात हो गई, फॉर्मूला हो गया बिल्कुल। E is equal to आपका है माइनस का m di by dt। ठीक है। तो इसमें आपको di by dt दे रखा है, E दे रखा है, आपको पूछा है m, तो m तो है हमेशा प्लस का होता है, तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना अपने को, तो कर दे इसको E अपॉन कितना di by dt। तो E हमारे पास है कितना, देखो 8 मिलीवोल्ट, 8 मिली अपॉन ये अपने पास जो रेट ऑफ करंट है वो कितना 3 है, 3 है, तो 8 अपॉन 3 मिली, तो ये अपने पास आ जाएगा 2.66, तो 2.66 into 10 to the power minus 3, तो 2.66 मिली हेनरी। ये ऑप्शन इसके अंदर अपने को ठीक करना पड़ेगा। एक इसके अंदर ये लोचा है कि 10 to the power minus 3 भी लिख दिया और मिली लिख दिया इसके अंदर, तो ये इसके अंदर आपको अब इसमें क्या जो होशियार वाले बच्चे हैं ना, वो यहाँ मार खाते हैं। सही बात है बिल्कुल। और क्या एक्स्ट्रा माइंड लगा लेते हैं भाई। ये बात होगी कि E बराबर कितना देगा आपके पास है माइनस का m into di by dt। देखो 3 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएंगे। हो सकता है आपको E दे दे, m आपको दे दे और रेट ऑफ चेंज इन करंट आपको पूछ ले। बिल्कुल। हो सकता है आपको जैसे मतलब ये आपको दे दे, ये आपको दे दे और ये आपको पूछ ले, और फिर उसके बाद हो सकता है ये आपको दे दे, ये आपको दे दे और ये आपको पूछ ले। और बच्चों नीट के अंदर तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। आप पुराने पेपर उठा के देख लो भाई, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा अपने आप। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखते हैं। ये कह रहा है कि when the current through a solenoid increases at a constant rate the induced current, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रेट से अगर जैसे इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर करंट है वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, तो इज कांस्टेंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग करंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में इज कांस्टेंट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग करंट, तो फिर उसके बाद में इंक्रीजेस विद टाइम एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग करंट, नन ऑफ दीज। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी सोलेनोइड है, इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या जानते हैं भी, अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है अपने पास माइनस का L इंटू क्या होता है आपके पास di by dt हो जाएगा। तो di by dt तो अपना कांस्टेंट हो गया और L वैसे कांस्टेंट है, L वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये तो क्या होता है कांस्टेंट होता है। करंट भी, तो करंट भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट है, ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो बात ठीक है। अब जो से करंट है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर उसके बाद जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या हो जाएगी, जो प्राइमरी करंट है उसके मेन करंट है उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इसमें हो जाएगी इज कांस्टेंट एंड इन द डायरेक्शन, तो इज कांस्टेंट अपोजिट वाला ऑप्शन अपना ये टिक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपन ये क्या कह रहे हैं सर, देखो देखिए। resistance and inductance of the coil is this, and 10 ohm and L equal to 5 Henry. It is connected to 100 volt battery. Then energy stored in the coil is, ठीक है। तो ये बैटरी से ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसका मतलब देयर इज नो रोल ऑफ L। तो करंट यहाँ पे पहले से स्टेडी स्टेट तक पहुंच चुकी है और कोई इसमें अपोज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हमारे पास तो L का कोई रोल नहीं रहेगा, ये आपका R है, इसको अपन L मान लेते हैं और हमने इसको सेल मान लिया और सेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका R है, ये L और ये बैटरी का मान लो वोल्टेज कितना E हो गया। तो आपको तो स्टोर्ड एनर्जी पूछिए सर, तो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी तो होती है हाफ L into I स्क्वायर। I कौन सी मैक्सिमम करंट यहाँ पे हो रहा है, तो I हमारे पास कितना ओनली आपका E by R होता है, तो इसको अपन ऐसे कर दें 1/2 L, ये हो गया आपका E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अपन पुट कर दें, तो देखो 1/2 into L हमारे पास कितना है सर 5 और E हमारे पास था कितना 100, कितना 10 की पावर कर दूंगा 4 अपॉन R अपने पास है 10, तो इसका हो गया 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 से 2 आपकी 10 की पावर 2 आ गया, 500/2 250 आ जाएगा, 250 आ गया। 250 तो दो जगह है, एक तो जूल रहेगा अपने पास, अर्ग है, पहले अर्ग देखो, पहले अर्ग है। तो बच्चा क्या तुरंत पहले इसी को टिक कर देगा, 250 दिखते फिर उसके बाद वो अपने भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इमोशंस पे भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा भी, इसलिए सही इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। अब 250 दिखते ही आपको ये भी देखना है कि 250 के साथ में क्या है, ठीक है ना। चलो अब इसमें जैसे सर एक और जैसे अपन कैपेसिटी से थोड़ी सी तुलना करें, तो जितनी स्टोर्ड एनर्जी है उतना ही यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी है, और इसका जस्ट डबल बैटरी का टोटल वर्क डन है, और यहाँ तो बैटरी से ही अपन कर पाएंगे ऐसा काम, बिल्कुल। और तो कैपेसिटी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे मतलब वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास में क्या देगा Li2, बिल्कुल। तो इसका जो 50% है
यस, ये तो क्या देगा आपके पास में स्टोर्ड एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर, इसको Yes. तो अपन बोलेंगे स्टोर्ड हो जाएगा। यस, और इसके बाद इसका जो 50% होता है ये आपके पास से क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये किस में चला जाएगा, हीट लॉस, लॉस में चला जाएगा। ठीक है ना, ये बात होगी। तो चलिए बढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे की तरफ। तो ये क्या कह रहा है सर, देखिएगा। इफ द स्विच इन द फॉलोइंग सर्किट इज टर्न्ड ऑफ, यदि स्विच को अपन कर दें, ऑफ कर दे, ऑफ कर दें, ठीक है, यानी सर्किट को अपन ने कर दिया चालू, ऑन कर दिया, ठीक है, की क्लोज, तो आपसे पूछा है कि अब क्या होगा। स्विच ऑफ कर दिया सर, स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, पहले ऑन था, पहले ऑन था, पहले ऑन था, पहले ऑन था, पहले लगा हुआ था, फिर उसके बाद इसको आपने हटा दिया। सर्किट में इसको गलत बना रखा है, इसको ये ओपन है, मतलब जैसा हाँ। है वैसा इसको दिखा रखा है। इसका मतलब पहले से ये आपका क्लोज था, पहले लगा हुआ था, हाँ। सर्किट में करंट इसको फ्लो कर हटाया रही गया थी, है। अगर इसको पहले से क्लोज कर रखा तो धारा इस तरह से फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो कर रही थी। और यहाँ पे बल्ब है, बल्ब भी क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होते हैं एक प्रकार ये के, भी कोई रेजिस्टेंस, मान लो आर बल्ब मान लेता हूँ इसको, ये भी है रेजिस्टेंस, ये भी कौन सा आर आर बल्ब बल्ब हो गया, और वो इंडक्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, तो इंडक्टर में से भी करंट फ्लो कर रही थी। बिल्कुल, तो फिर उसके बाद इंडक्टर, इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर थी, बिल्कुल, और फिर उसके बाद जैसे इसको अपन हटाएंगे तो वैसे फिर उसके बाद ये जो मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होगी, करंट लॉस होगा, ठीक है ना, तो करंट का लॉस होगा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में दोनों बल्ब वो क्या सब देंगे, खत्म हो जाएंगे। बुझ जाएंगे, ठीक है ना। यानी इसको अपन ऐसे कहते हैं सिंपली हाँ। कि जैसे इसको अपन हटाएंगे तो इसके पास ना तो वो रहेगा ना वो रहेगी, ठीक है, वो मतलब वो का मतलब ना तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी रहेगी अच्छा अच्छा और ना करंट रहेगी, अच्छा सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ खत्म, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा इसका, और पर करंट तो इसमें भी डिक्रीज होगी, यहाँ पर भी डिक्रीज होगी, डिक्रीज तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, तो थोड़ी देर बाद में दोनों बल्ब की चमक है वो कम हो जाएगी, इवन घटते घटते सुनो both B1 and B2 will go out after some time, ठीक है ना। तो for after some मतलब ये जो टाइम होता है ये कोई मिलीसेकंड के आसपास होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है यहाँ पे। ठीक सर, आओ अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्या कह रहा है देखते हैं, देखिए। इंडक्टर L, रेजिस्टेंस R, two identical bulbs B1 B2 are connected to a battery through a switch as shown in figure. The resistance R is the same as that of the coil. That makes sense, ठीक है ना। इसका मतलब सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, ये अपने पास जो L है इसका भी रेजिस्टेंस, ये भाई तार से जो बना होता है और तार का R होता है, हर तार का R होता है, तो यहाँ पे इसके पास में रेजिस्टेंस R है, इसके पास में रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। Which of the following statement gives the correct description of the happening when the switch S is closed? तो जैसे स्विच है उसको अपन क्या करेंगे, लगा देंगे, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, और इसके अंदर किसी प्रकार का अपोज नहीं होता, नहीं है भाई। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो तो क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, करंट में चेंज का अपोज करता है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर इसके अंदर भी करंट कांस्टेंट हो जाएगी, इसके अंदर भी करंट कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस पे भी वोल्टेज कितना देगा आपके पास, ई मान लो, और इस पे भी ब्रांच पे वोल्टेज कितना देगा, ई देगा। तो फिर उसके बाद अगर अपन बल्ब का रेजिस्टेंस है वो अपन इग्नोर करते हैं, यहाँ पे दे नहीं रखा अपने को, नेग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर भी करंट कितना देगी, ई बाई आर, और इसके अंदर भी करंट कितना देगी, ई बाई आर। स्टेडी स्टेट में एल का जो रोध है वो क्या देगा, खत्म हो जाएगा। तो दोनों के अंदर करंट है वो क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो फाइनली दोनों की जो ब्राइटनेस है वो क्या देगी, बराबर हो जाएगी। दोनों है तो वो दोनों इक्वल इंटेंसिटी के साथ में ग्लो करेंगे, ठीक है ना, शाइन करेंगे। वैसे अपने इसमें हिंट दे रखा आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स, हाँ ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ कुछ भी चलो, रेजिस्टेंस मान भी सकते हैं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस मानेंगे तो दोनों के बराबर हो जाएंगे। मान लो ये इसका आर बी है तो ये भी कितना आर, ये आर बी हो जाएगा। तो फिर अगर ये रेजिस्टेंस आर, ये भी आर हो गया, ये T0 पे आपने इसको ऑन किया तो ये तो ब्रेक हो गया, ये तो टूट गया, ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ओनली यहाँ से फ्लो करेगी। जैसे ही टाइम मिलेगा तो टाइम बढ़ने के साथ फिर ये करंट का जो अपोज कम करना शुरू कर देगा, धारा यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ रेजिस्टेंस अवेलेबल, अगर यहाँ रेजिस्टेंस बल्ब नहीं होता तो करंट सारी यहाँ से पास हो जाती। तो यहाँ पे पहले कौन सा जलेगा, पहले तो जलेगा B2, और फिर उसके बाद B1 धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगा, हाँ उसकी ठीक है चमक ना? बढ़ेगी भी, और फिर उसके बाद चमक बढ़ेगी और B1 और B2 की चमक फाइनली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर से। तो ये कह रहा है कि बल्ब B2 लाइट्स अप अर्लियर, ठीक है, देन B1 एंड फाइनली बोथ द बल्ब शाइन इक्वली ब्राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा सर इसके अंदर, बिल्कुल। तो बल्ब B2 बल्ब B1 की तुलना में पहले प्रकाशित होता है, बाद में दोनों बल्ब एक समान रूप से समान है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन और देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, अब कौन सी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट ही मान के चलते हैं अपन, तो यहाँ पे यहाँ जुड़ी बैटरी है, तो और वैसे एक्चुअली होती स्टेडी स्टेट है, क्योंकि
जो इनिशियली जब करंट चेंज होती है वो टाइम तो बहुत कम होता है। बिल्कुल भाई अगर अपन इसका टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो बहुत कम आता है, बहुत कम, यानी कुछ देर बाद में, सही बात 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये जो करंट होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है। तो वैसे भी सर क्या, जैसे अगर किसी सर्किट में आपको स्विच दे रखा नहीं हो, इसका मतलब बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है और जब कनेक्टेड है तो उसमें तो स्टेट ही कौन सी आपकी स्टडी स्टेट है, ठीक है, तो वो ही मान लेनी चाहिए और उसी से कैलकुलेशन उसको कर लेना चाहिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या देगा, करंट हो जाएगी अपने पास 10, तो अपॉन कितना देगा अपने पास 2, तो ये अपने पास है 5 एम्पियर, ये तो अपने पास है करंट हो जाएगी, और U बराबर क्या देगा अपने पास हाफ L into I स्क्वायर, तो हाफ L अपने को यहाँ पे कितना देगा 2 देगा, और I कितना देगा 5 का स्क्वायर कितना देगा अपने पास 25, तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो ये अपने पास है 25 जूल। थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या देगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से 2 या 3 बार को रिवाइज हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बच्चों फॉर्मूले लिमिटेड है, ठीक है। अब नए फॉर्मूले हम कहाँ से बनाए भी, जो सिलेबस के अंदर है वही चीज हम पढ़ाएंगे ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अपन आगे इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 40वां क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है ना। तो चलो क्या कह रहा है, देखो सर देखें, an AC generator of 220 volt having internal resistance this and external resistance this, what is the power developed in the external circuit। ये तो सिंपल एक सर्किट का क्वेश्चन आ गया, ये तो सर्किट का क्वेश्चन हो गया। हाँ, जैसे मान लो ये अपने पास आर्मेचर कॉइल है, तो इसका रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है एक तो, हाँ इसका रेजिस्टेंस है और इसका बाहर का रेजिस्टेंस हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, इसको चलो मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RL, ये आर्मेचर कॉइल का मान लेते हैं RA, और इसमें वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है 220 वोल्ट, 220, तो ये AC वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है वो आपका है 220 वोल्ट, ठीक है। अब 220 वोल्ट है तो ये तो RMS वैल्यू है, ठीक है, और पावर भी अपन पावर तो इसमें अपन एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे इसको ऑन करें तो करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो एक तो रेजिस्टेंस अपने आर्मेचर कॉइल का, एक हमारे पास लोड। आपको कुछ है भाई ये परिपथ में शक्ति, तो इसमें कितनी पावर आ रही है वो तो अपन निकाल लिया बस, तो इसको मतलब I स्क्वायर इनटू आपको RL करना है, ठीक है। तो और यहाँ जो पावर तो लॉस होता है, ठीक है, तो I निकाल देते हैं सर, बिल्कुल 220 अपॉन 110, तो I तो अपने पास हो जाएगा इस प्रकार से 220 अपॉन 110 प्लस बस तो टोटल हो गया 110 प्लस, अच्छा ये कर दिया क्या हाँ, आपने? तो ये अपने पास हो गया 100 प्लस 10, तो इसको अपन बोल देंगे 100 प्लस 10 बराबर कितना देगा 110, 2 एम्पियर, तो 220 अपॉन 110 बराबर कितना देगा आपके पास है 2 एम्पियर। ये तो अपने पास है करंट आ गई, और फिर उसके बाद PL बराबर क्या देगा आपके पास I स्क्वायर इनटू क्या देगा RL देगा, तो I स्क्वायर कितना देगा 4, और RL कितना देगा अपने को यहाँ पे 100 देगा क्या, बाई तो बाई पर कितना देगा, तो ये अपने पास कितना देगा 400 वोल्ट, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में ये अपने जो गुरु नीति नंबर 35 है, इसके 40 के 40 क्वेश्चन अपन ने आराम से एकदम बिल्कुल बच्चों हंसते खेलते एकदम बिल्कुल इस बार तो अपन एंजॉय करके आराम से, ठीक है ना। और बच्चों फिजिक्स को आप भी एंजॉय करें इस प्रकार से, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ते टाइम आपके चेहरे पर अगर स्माइल गायब होगी, ठीक है ना, अगर आप जैसे हंसते मुस्कुराते काम नहीं करोगे तो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, और फिर उसके बाद में उस काम में आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए सर मिलते हैं फिर उसके बाद अगली गुरु नीति पे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।